गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के चैप्टर नंबर 10 वाक के अर्थ कंप्लीट किए थे। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रस्सी यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। मैंने जब आपको अर्थ करवाया था तभी भी बताया था कि रस्सी यहाँ पर किस लिए और क्यों प्रयुक्त की है कवियत्री ने। आंसर देखिए, रस्सी यहाँ पर मानव के शरीर व श्वास के लिए प्रयुक्त हुई है। यह रस्सी कच्ची तथा नाशवान है, अर्थात यह कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता है। अर्थात मानव शरीर नश्वर है, यह कब नष्ट हो जाए और कब सांसें थम जाए इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। अर्थात रस्सी किसके लिए प्रयोग हुई है? मनुष्य की सांसों के लिए। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य जो शरीर है वो नश्वर है, यह कभी भी नष्ट हो सकता है, यह क्षणभंगुर होता है। इसका समय कितना है, क्या है, यह किसी को पता नहीं हो सकता है। नाशवान होता है, यह कभी भी नष्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कवियत्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। आंसर है, कवियत्री इस सांसारिकता तथा मोह के बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही है। ऐसे में वह प्रभु भक्ति सच्चे मन से नहीं कर पा रही है। अतः उसे लगता है कि उसके द्वारा की जा रही सारी साधना व्यर्थ हुई जा रही है, इसलिए उसके द्वारा मुक्ति के प्रयास भी विफल होते जा रहे हैं। यहाँ होता है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, कवियत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। घर जाने, घर किसका बताया है? जब अर्थ करवाया था तब आपको बताया था कि घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, अर्थात घर किसके लिए बताया था? ईश्वर का। कवियत्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना। कवियत्री इस भवसागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती है। भवसागर यानी कि संसारिक भववादनाओं से मुक्ति पाकर ईश्वर और से मिलना चाहती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कोड़ी न पाई। आपको इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। आपको पहले भी करवा दिया है, ये जब लेसन का अर्थ करवाया था उसमें आपको पूरा इस लाइन का पूरा अर्थ बताया गया था। देखिए, कवियत्री कहती है कि इस संसार में आकर वह सांसारिकता में उलझकर रह गई और जब अंत समय आया और जेब टटोली तो कुछ भी हासिल न हुआ। अर्थात उसके जीवन में पुण्य कर्म रूपी पूंजी प्राप्त नहीं की। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर पार कराने वाले माझी अर्थात ईश्वर को उतराई के रूप में क्या देगी। अर्थात वह पूरे जो जीवन में क्या करती रही? सांसारिक उलझनों में ही उलझी रही। और जब अंत समय आया, जब ईश्वर के उसे लगा कि ईश्वर के मुझे पार जाना है, तो ईश्वर के पास जाना है, तो उसने देखा कि मैं उनको जाकर क्या दूंगी, यानी कि इस भवसागर को पार कराने के लिए जो मैं उन्हें उतराई में क्या दूंगी। तो उसके पास ना तो कोई कर्म की पूंजी ही नहीं थी। उसने अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं पाया, ऐसी कोई योग साधना या कुछ साधना भी नहीं प्राप्त की जिससे कि वह ईश्वर को उसको उतराई के रूप में दे सके। नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन में 2 लाइन का अर्थ, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवियत्री मनुष्य को
ईश्वर प्राप्ति के लिए भोग और त्याग के मध्य संतुलन बनाने के लिए कह रही है। कवयित्री कहती है कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देता है तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। अतः भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने की बात यहाँ पर कवयित्री कर रही है। मीन्स ये है कि कवयित्री का मानना है कि जब तक व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, जब तक कि आप सुख दुख के बीच का मार्ग नहीं अपनाएगा, भोगों में अगर लिप्त रहेगा तो भोग विलास में तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर मान लो पूरी तरीके से इसे त्याग देता है तो अहंकारी मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाता है। इसलिए कवयित्री ने कहा है कि इन दोनों के मध्य का मार्ग जो होता है उसे ही अपनाना चाहिए, अर्थात सुख दुख के बीच के मध्य का मार्ग सामंजस्य बनाकर उस मार्ग को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित ने क्या उपाय सुझाया है? यानी कि बंद द्वार के सांकल खोलने के लिए कवयित्री ने क्या उपाय सुझाया है? आंसर है बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवयित्री ने उपाय सुझाया है कि भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखना मनुष्य को सांसारिक विषयों में न तो अधिक लिप्त और न ही अधिक विरक्त होना चाहिए, बल्कि उसे बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। सांसारिक विषयों में अधिक लिप्त यानी कि अधिक ज़्यादा डूबे हुए भी नहीं रहना चाहिए कि उसी में ही व्यक्ति अपना जीवन नष्ट कर दे, और इतना भी विरक्त यानी उससे इतना भी दूर नहीं होना चाहिए, बल्कि बीच के मार्ग को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? उपयुक्त भाव निम्न पंक्तियों में व्यक्त हुआ। आंसर है आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन हाय। हठ योग जैसी साधनाओं के लिए जो पंक्तियां प्रयुक्त हुई थी वो निम्न है कि बताया गया कि योग साधना के लिए सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन हाय, यानी कि पूरी योग साधना कठिन योग साधना करती रही लेकिन फिर भी उसे कोई श्रेष्ठ जो है सिद्धि जो है प्राप्त नहीं हुई और उसने अपना पूरा जीवन ही समाप्त कर दिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ज्ञानी सी कवयित्री का क्या अभिप्राय है? आंसर है ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है कि जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया हो। कवयित्री के अनुसार ईश्वर का निवास तो हर एक कण कण में है, परंतु मनुष्य इसे धर्म में विभाजित कर मंदिर और मस्जिद में खोजता फिरता है। वास्तव में ज्ञानी तो वह है जो अपने अंतःकरण में ईश्वर को पहचान लेता है। कवयित्री जी ने ज्ञानी उसी को ही बताया जिसने कि अपने अंतःकरण में खोज लिया कि ईश्वर जो है वो तो कण कण में निवास करता है, इसका भेद करना वो मूर्खता है। अपने मन में अगर पहचान लिया कि ईश्वर कण कण में है, हर मनुष्य की श्वासों में सांस मनुष्य का निवास होता है, अगर व्यक्ति ने अपने पहचान लिया अपने अंतःकरण को, तो वही व्यक्ति जो है सच्चा ज्ञानी होता है, जिसने यह बात जान ली कि मन ईश्वर एक है और वह हर जगह निवास करता है। यह होते हैं हमारे 1 to 7 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। आगे देखिए रचना और अभिव्यक्ति वाले जो क्वेश्चन आंसर है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट देखिए पहले 8 वाले में, तो 8.1 वाला आंसर देखिए। क्वेश्चन हमारे संतों भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्य में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है।
आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज में क्या हानि हो रही है? आंसर है, समाज में व्याप्त भेदभाव के कारण निम्न हानियां हो रही है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा इसी भेदभाव की उपज है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान दो देश बने हैं। सेकंड पॉइंट है, भेदभाव के कारण ही उच्च और निम्न वर्ग में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। थर्ड पॉइंट है, पर्वों के समय अनायास झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपसी भेदभाव के कारण ही एक वर्ग दूसरे वर्ग को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखता है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें टू क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाला था कि आपसी दृष्टि से देश और समाज में क्या हानि हो रही है भेदभाव के कारण। तो इसका आंसर 4 पॉइंटों में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए 8.2, हमारे संतों और भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्य में परस्पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। जो फर्स्ट वाला था वो था कि आपसी भेदभाव से क्या हानि है, तो वो 4 पॉइंटों में आपको बताया आंसर उसका। इसमें बताना है आपको कि इस भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो उसका आंसर है, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए निम्न सुझाव अपनाए जा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए सबसे पहले उन बातों की चर्चा ही न करें जिससे यह भेदभाव उपजता हो। यानी कि हमें उन बातों की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए जिससे कि भेदभाव जन्म लेता है। उन बातों को वहीं पर ही समाप्त कर देना चाहिए। सेकंड पॉइंट देखिए, सरकार अपनी नीतियों के द्वारा आपसी जाति भेदभाव को बढ़ावा न दे। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक दल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं का सहारा न ले। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नौकरियों, शिक्षा तथा अन्य किसी भी सरकारी योजनाओं में आरक्षण को बढ़ावा न देकर योग्यता को आधार बनाना चाहिए। अर्थात नौकरियां, शिक्षा, अन्य किसी भी सरकारी योजनाओं में आरक्षण को महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या, आरक्षण के कारण क्या हो रहा है, जाति का भेदभाव उत्पन्न हो रहा है और इसके कारण लोगों के अंदर मनमुटाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्कूली पाठ्यक्रम भी एकता समता पर आधारित होना चाहिए। यह होते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है और साथ में आपको लर्न भी करना है। इस चैप्टर की आपको व्याख्या है वो फेयर नोटबुक में करनी थी, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो क्लास में आपको रीड करवाए थे। तो आपको पहले कवयित्री परिचय, व्याख्या और फिर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने हैं। साथ में आपको जो पिछले लेसन आपको पढ़ा दिए गए हैं उनको भी आपको लर्न करना है। ग्रामर के जो टॉपिक है आपका विशेषण, उसे आपको रिवाइज करना है। कल की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।